तो आज हम एक ऐसी किताब की पड़ताल कर रहे हैं जिसे व्यक्तिगत सफलता की दुनिया में क्लासिक माना जाता है, थिंक एंड ग्रो रिच। और ये किताब सिर्फ अटकलों पर आधारित नहीं है। इसके लेखक नेपोलियन हिल ने 20 साल से ज्यादा का समय लगाया। 20 साल? हाँ, और इस दौरान उन्होंने एंड्रू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन जैसे 500 से ज्यादा बेहद सफल लोगों पर शोध किया। और ये कोई मामूली शोध नहीं था। ये मिशन उन्हें दुनिया के सबसे अमीर आदमी एंड्रू कार्नेगी ने खुद सौंपा था। अच्छा। कार्नेगी का मानना था कि सफलता का एक फॉर्मूला है, एक ऐसा फॉर्मूला जिसे कोई भी सीख सकता है, और वो चाहते थे कि हिल इसे खोजकर दुनिया के सामने लाएं। तो आज हमारा मकसद इसी फॉर्मूले की परतों को खोलना है। बिल्कुल। किताब का दावा बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, कि अमीर बनना सिर्फ किस्मत या कड़ी मेहनत का नतीजा नहीं है, बल्कि यह सोचने के खास तरीके और कुछ ठोस सिद्धांतों पर अमल करने से होता है। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि इसकी शुरुआत पैसे या बिजनेस से नहीं होती, नहीं, बल्कि एक बहुत ही बुनियादी इंसानी भावना से होती है। इस पूरे दर्शन का जो शुरुआती बिंदु है वो है इच्छा, डिजायर। लेकिन ये कोई हल्की फुल्की ख्वाहिश नहीं है, जैसे काश मेरे पास बहुत पैसे होते। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक जलती हुई इच्छा होनी चाहिए, एक बर्निंग डिजायर, एक ऐसा जुनून, एक ऐसी धुन जहां इंसान सफलता के अलावा और कुछ सोच ही नहीं पाता, और जहां वो पीछे हटने के सारे रास्ते बंद कर देता है। हाँ, किताब इसे सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि एक ठोस मानसिक स्थिति के रूप में देखती है। ये सिर्फ कुछ चाहना नहीं है, मतलब ये मान लेना है कि लक्ष्य हकीकत बन चुका है। अच्छा। लेखक इसे मनी कॉन्शियसनेस कहते हैं, मतलब आपका मन दौलत के विचार से इतना भर जाए कि आपको हर तरफ उसे हासिल करने के अवसर ही नजर आए। और ज्यादातर लोग इसके ठीक उलट जीते हैं। बिल्कुल। पॉवर्टी कॉन्शियसनेस में जहां उन्हें सिर्फ कमी और बाधाएं ही दिखती हैं। इसे समझाने के लिए किताब में सोने से 3 फीट दूर की एक बहुत मशहूर कहानी है। 3 फीट फ्रॉम गोल्ड। आर्ट डार्बी नाम के एक व्यक्ति थे जिन्हें सोने का जुनून सवार हुआ। उन्होंने कुछ जमीन ली, मशीनें खरीदी और खुदाई शुरू कर दी। शुरू में उन्हें कुछ सोना मिला भी, जिससे उनका उत्साह और बढ़ गया। लेकिन फिर अचानक सोने की नस गायब हो गई। उन्होंने हफ्तों तक और खुदाई की, लेकिन कुछ नहीं मिला, और आखिरकार उनकी वो जलती हुई इच्छा ठंडी पड़ गई। उन्होंने हार मान ली। हाँ, और अपनी सारी मशीनरी एक कबाड़ी वाले को कुछ $100 में बेचकर घर लौट गए। यहीं पर कहानी में असली मोड़ आता है। बिल्कुल। उस कबाड़ी वाले ने मशीनें खरीदने के बाद एक माइनिंग इंजीनियर को बुलाया, जो कि एक बहुत समझदारी का काम था। हाँ, इंजीनियर ने जमीन का मुआयना किया और बताया कि प्रोजेक्ट इसलिए फेल हुआ क्योंकि डार्बी को फॉल्ट लाइंस के बारे में नहीं पता था। हाँ, इंजीनियर की गणना के हिसाब से सोने की नस वहीं थी जहां डार्बी ने खुदाई बंद की थी, बस 3 फीट और नीचे। सिर्फ 3 फीट। और ठीक वहीं सोना मिला। उस कबाड़ी वाले ने उस खदान से लाखों डॉलर कमाए। कमाल। क्यों? क्योंकि उसने हार मानने से पहले एक विशेषज्ञ की सलाह ली। ये कहानी अस्थाई हार पर हार मान लेने के खिलाफ एक बहुत शक्तिशाली सबक है। और डार्बी ने भी इससे सीखा, है ना? हाँ, बिल्कुल। उन्होंने इस सबक को इतनी अच्छी तरह सीखा कि वो एक बेहद सफल बीमा विक्रेता बने, क्योंकि वो कभी भी किसी क्लाइंट के पहले ना पर हार नहीं मानते थे। तो सवाल उठता है कि कोई अपनी इस जलती हुई इच्छा को असलियत में कैसे बदले, मतलब पैसे में कैसे बदले? सिर्फ सोचने से तो काम नहीं चलेगा। नहीं। और यहाँ पर यह किताब बहुत व्यावहारिक हो जाती है। ये 6 ठोस कदम बताती है। हाँ, और ये कदम बहुत सटीक हैं, बहुत प्रैक्टिकल। पहला, पैसा जैसा अस्पष्ट लक्ष्य काम नहीं करता। एक सटीक आंकड़ा होना चाहिए, जैसे 1 करोड़ रुपए। ठीक है। दूसरा, ये तय करें कि उस पैसे के बदले में आप क्या देंगे, क्योंकि बिना कुछ दिए कुछ नहीं मिलता का सिद्धांत यहाँ भी लागू होता है। आपकी सेवा हो सकती है, कोई प्रोडक्ट या आपका समय, कुछ भी। तीसरा, एक निश्चित तारीख तय करें जब तक आप उस पैसे को हासिल कर लेंगे। चौथा, एक निश्चित योजना बनाएं और तुरंत उस पर काम करना शुरू कर दें, चाहे आप तैयार हों या नहीं। इंतजार नहीं करना है। बिल्कुल नहीं। पांचवां, इन सब बातों को, रकम, समय सीमा, आप क्या देंगे और योजना को साफ साफ एक कागज पर लिखें। और छठा, जो शायद सबसे जरूरी है, हाँ, छठा इन सबको एक साथ जोड़ता है। इस लिखे हुए स्टेटमेंट को दिन में 2 बार पढ़ना है, सुबह उठते ही और रात में सोने से ठीक पहले। 6 कदम, और उन्हें दिन में 2 बार दोहराना। ईमानदारी से कहूं तो ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना ही मुश्किल भी है। रोज बिना भूले ऐसा करना
अपने आप में एक अनुशासन है। मुझे लगता है कि ये प्रक्रिया ही दिमाग को प्रशिक्षित करती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यहाँ मनोवैज्ञानिक पहलू बहुत अहम है। ये सिर्फ रटना नहीं है ना? लिखने का काम आपके विचार को ठोस रूप देता है। उसे जोर से पढ़ना आपके कानों के जरिए उसी विचार को वापस आपके दिमाग में भेजता है। और महसूस करना भी जरूरी है। सबसे जरूरी। पढ़ते समय ये महसूस करना और विश्वास करना कि वो पैसा पहले से ही आपके पास है, ये आपकी भावनाओं को उस विचार से जोड़ता है। ये एक तरह की ऑटो सजेशन की प्रक्रिया है। सेल्फ हिप्नोटिज्म जैसा कुछ कह सकते हैं, जिससे आप अपने अवचेतन मन को यकीन दिलाते हैं कि ये लक्ष्य एक हकीकत है जिसे बस भौतिक रूप में आना बाकी है। ठीक है, तो इच्छा और एक ठोस योजना तो हो गई, लेकिन जैसा हमने डार्बी की कहानी में देखा, रास्ते में मुश्किलें तो आएंगी ही। हमेशा। यहीं पर दृढ़ता यानी परसिस्टेंस का सिद्धांत आता है। किताब कहती है कि इच्छा शक्ति और आदत का मेल ही दृढ़ता है। बिल्कुल। किताब में एक छोटी लेकिन मजेदार कहानी है कि कैसे डार्बी ने एक छोटी बच्ची से दृढ़ता का सबक सीखा। अच्छा? वो बच्ची अपने अंकल से 50 सेंट लेने के लिए घंटों तक शांत खड़ी रही, जब तक कि उसके अंकल को हार मानकर पैसे देने ही पड़े। हाँ। ये कहानी दिखाती है कि दृढ़ता एक ऐसी शक्ति है जो सिर्फ ताकत या तर्क पर नहीं, बल्कि अटूट इरादे पर निर्भर करती है। किताब का एक मशहूर वाक्य है, हार मानने वाला कभी जीतता नहीं और जीतने वाला कभी हार नहीं मानता। बिल्कुल। और दृढ़ता को मजबूती मिलती है निर्णय लेने की क्षमता से, डिसीजन। ये हिस्सा मुझे बहुत दिलचस्प लगा। हाँ, ये बहुत काउंटर इंट्यूटिव है। लेखक का दावा है कि उन्होंने जिन भी सफल लोगों का अध्ययन किया, उनमें एक बात आम थी, वे फैसले जल्दी लेते थे। और अगर उन्हें बदलना भी पड़े तो बहुत धीरे धीरे और सोच समझकर बदलते थे। जबकि असफल लोग इसका ठीक उल्टा करते हैं। बिल्कुल, वे फैसले बहुत धीरे धीरे लेते हैं और उन्हें दूसरों की राय पर जल्दी जल्दी और आसानी से बदल देते हैं। वे हमेशा इस बात से डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे। हेनरी फोर्ड इसका एक बड़ा उदाहरण है। सबसे बड़ा। वो अपनी मशहूर मॉडल टी कार को लेकर अडिग रहे। सलाहकारों और विशेषज्ञों ने उन पर उसे बदलने के लिए भारी दबाव डाला, लेकिन फोर्ड अपने फैसले पर सालों तक टिके रहे और उस एक निर्णय पर टिके रहने से उन्हें बेहिसाब दौलत मिली। तो एक पक्का फैसला लेना जरूरी है, लेकिन फोर्ड अकेले तो मॉडल टी नहीं बना सकते थे। नहीं, जाहिर है। उन्हें इंजीनियर, मैनेजर, विशेषज्ञों की एक पूरी टीम की जरूरत थी। क्या यही वो आइडिया है जिसे किताब में मास्टरमाइंड कहा गया है? बिल्कुल सही। मास्टरमाइंड का सिद्धांत इस दर्शन के सबसे शक्तिशाली विचारों में से एक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है किसी निश्चित लक्ष्य को पाने के लिए दो या दो से ज्यादा लोगों के ज्ञान और प्रयासों को सद्भाव की भावना से एक साथ लाना। मतलब टीम वर्क। टीम वर्क से ज्यादा, जब दो या दो से ज्यादा दिमाग एक सामंजस्यपूर्ण भावना से एक साथ काम करते हैं तो वे एक ऐसी अदृश्य ठोस ऊर्जा पैदा करते हैं जो किसी एक दिमाग की शक्ति से कहीं ज्यादा होती है। ये एक तरह की मानसिक सिनर्जी है। एंड्रू कार्नेगी ने भी इसका जिक्र किया है ना? हाँ, उन्होंने तो अपनी पूरी दौलत का श्रेय ही अपने लगभग 50 लोगों के मास्टरमाइंड समूह को दिया। दिलचस्प बात यह है कि उन्हें खुद स्टील बनाने की तकनीकी जानकारी नहीं थी। सच में? हाँ, जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, मेरे पास ऐसे लोग हैं जो ये सब जानते हैं। और ये हमें सीधे एक और जरूरी सिद्धांत पर लाता है, विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। हाँ। किताब इस बात पर जोर देती है कि ज्ञान केवल संभावित शक्ति है। अच्छा। ये असली शक्ति तभी बनता है जब इसे किसी निश्चित लक्ष्य की ओर निर्देशित एक निश्चित योजना में संगठित किया जाता है। मतलब एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर के पास बहुत सारा सामान्य ज्ञान हो सकता है, लेकिन अगर वो उसे संगठित करके इस्तेमाल नहीं कर पाता तो वो ज्यादा पैसा नहीं कमा पाएगा। सही। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। स्कूल में हमें ज्ञान इकट्ठा करना सिखाया जाता है, लेकिन ये किताब कह रही है कि जब तक उस ज्ञान को एक निश्चित योजना के साथ इस्तेमाल ना किया जाए, वो बेकार है। बिल्कुल सही। तो इसका मतलब है कि एक कम पढ़ा लिखा लेकिन संगठित व्यक्ति जो जानता है कि ज्ञान कहाँ से और कैसे हासिल करना है, वो एक बहुत ज्ञानी लेकिन असंगठित व्यक्ति से ज्यादा सफल हो सकता है। हाँ, आपको सारा ज्ञान खुद रखने की जरूरत नहीं है। आपको ये जानना होगा कि इसे कैसे हासिल किया जाए और कैसे संगठित किया जाए, और ये अक्सर एक मास्टरमाइंड समूह के माध्यम से होता है। आज के जमाने में इसका सबसे अच्छा उदाहरण शायद स्टार्टअप्स है। बिल्कुल। अक्सर दो फाउंडर होते हैं, एक के पास तकनीकी ज्ञान होता है तो दूसरे के पास विजन और मार्केटिंग की समझ। स्टीव जॉब्स के पास स्टीव वॉज़नियाक थे। यह वही मास्टरमाइंड का सिद्धांत है जो काम कर रहा है। ठीक है, अब इस दर्शन के उस हिस्से को समझते हैं जो थोड़ा अमूर्त है, लेकिन शायद सबसे महत्वपूर्ण है। ये मन की आंतरिक शक्ति का उपयोग करने के बारे में है, खास तौर पर कल्पना,
अवचेतन मन और जिसे लेखक छठी इंद्री कहते हैं। यहाँ कल्पना के 2 प्रकार बताए गए हैं। पहली है सिंथेटिक कल्पना। सिंथेटिक। हाँ, जो एक आर्किटेक्ट की तरह काम करती है। यह पुराने विचारों, अवधारणाओं और योजनाओं को नए तरीके से जोड़कर कुछ नया बनाती है। ज्यादातर बिजनेस इनोवेशन इसी से होता है। और दूसरी है रचनात्मक कल्पना, जो एक एंटीना की तरह है। यह सीधे ब्रह्मांडीय चेतना, या जिसे किताब अनंत बुद्धि कहती है, उससे नए मौलिक विचार पकड़ती है। महान आविष्कारकों को जो यूरेका मूवमेंट आता है, वो इसी का नतीजा है। कोका कोला की कहानी इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। हाँ, जिसे किताब में जादुई केतली कहा गया है। एक ड्रग स्टोर क्लर्क ऐसा कैंडलर ने $500 में एक पुरानी केतली और एक कागज पर लिखा हुआ सिरप का फॉर्मूला खरीदा। उस फॉर्मूले में कुछ खास नहीं था, वो सिर्फ कुछ सामग्री का मिश्रण था। लेकिन कैंडलर ने उसमें एक ऐसा घटक मिलाया जिसके बारे में उसे बेचने वाले बूढ़े डॉक्टर को कुछ नहीं पता था। कल्पना, उनका आइडिया। हाँ, ये उनका विचार था। उनकी सिंथेटिक कल्पना थी कि इस सिरप को सोडा फाउंटेन में बेचा जा सकता है और फिर बोतलों में भरकर पूरी दुनिया में। ये विचार, ये कल्पना उस $500 के निवेश को एक वैश्विक साम्राज्य में बदल गई। और ये सारी मानसिक प्रक्रिया हमारे अवचेतन मन, मतलब सबकॉन्शियस माइंड को प्रभावित करती है। बिल्कुल। किताब उसे हमारे चेतन मन और अनंत बुद्धि के बीच की जोड़ने वाली कड़ी कहती है। वो हमारे दिमाग की हार्ड ड्राइव की तरह है, जो हमारे हर विचार, हर अनुभव को रिकॉर्ड करता है और वह दिन रात काम करता है ताकि हमारी प्रबल भावनात्मक इच्छाओं को हकीकत में बदल सके। सही कहा। यही कारण है कि वो 6 कदम इतने महत्वपूर्ण हैं। वे स्वेच्छा से, जानबूझकर अपने अवचेतन मन में एक वांछित योजना डालने का एक तरीका है। लेकिन अवचेतन मन सिर्फ विचारों पर काम नहीं करता है ना? नहीं, उसे भावना चाहिए। और किताब के अनुसार सबसे शक्तिशाली भावना है विश्वास, फेथ। जब आपकी इच्छा विश्वास के साथ मिल जाती है तो ये एक शक्तिशाली कॉकटेल बन जाता है जो अवचेतन मन को काम करने पर मजबूर कर देता है। लेकिन ये जो अदृश्य सलाहकार वाली बात है, इनविजिबल काउंसलर्स, ये सुनने में थोड़ी अजीब नहीं लगती? हाँ। लेखक ने अपने लिए लिंकन, एडिसन, नेपोलियन जैसे महान लोगों की एक काल्पनिक कैबिनेट बना ली थी और हर रात सोने से पहले वो उनसे सलाह मशवरा करते थे। ये एक जायज सवाल है। सतही तौर पर ये अजीब लग सकता है, लेकिन अगर आप इसे एक मनोवैज्ञानिक तकनीक के रूप में देखें तो ये बहुत शक्तिशाली है। कैसे? इसका मकसद उन महान हस्तियों के गुणों, जैसे लिंकन का मानवीय दृष्टिकोण, एडिसन का अटूट विश्वास और दृढ़ता को अपने अवचेतन मन में स्थापित करना था। ये एक तरह का रोल मॉडलिंग का उन्नत रूप है। वो खुद से पूछ रहे थे, अगर एडिसन मेरी जगह होते तो वो इस समस्या को कैसे हल करते। तो ऐसा करने से वो अपनी सोच को अपनी सीमाओं से बाहर निकाल रहे थे। बिल्कुल, वो उन महान दिमागों के स्तर पर अपनी सोच को ले जा रहे थे। और ये सब हमें अंतिम सिद्धांत तक ले जाता है, छठी इंद्री, द सिक्स्थ सेंस। हाँ, छठी इंद्री इस दर्शन का शिखर है। ये वो बिंदु है जहां इन सभी सिद्धांतों पर महारत हासिल करने के बाद आपका अवचेतन मन इतना विकसित हो जाता है कि आप बिना किसी प्रयास के अनंत बुद्धि से ज्ञान और प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। इसे एक तरह का सहज ज्ञान या गट फीलिंग कह सकते हैं। उसका सबसे उन्नत रूप, जैसे एक अनुभवी शतरंज खिलाड़ी बिना ज्यादा सोचे समझे सही चाल चल देता है क्योंकि उसने हजारों घंटे अभ्यास किया है। यहाँ भी सिद्धांतों पर महारत हासिल करने के बाद सही विचार और समाधान अपने आप आने लगते हैं। ये रचनात्मक कल्पना का उच्चतम स्तर है। तो थिंक एंड ग्रो रिच के इन शक्तिशाली विचारों की पड़ताल के बाद जो केंद्रीय संदेश है वो यही लगता है कि अमीरी और गरीबी भी, हाँ, दोनों ही विचारों की उपज हैं। ये सिर्फ बाहरी परिस्थितियों के बारे में नहीं है, बल्कि आपके मन में क्या चल रहा है उसके बारे में है। सही। ये अपने मन पर नियंत्रण रखने का एक आह्वान है। बिल्कुल। किताब बार बार कहती है कि हमारी एकमात्र सीमाएं वे हैं जिन्हें हम अपने मन में स्थापित करते हैं। ये एक मानसिक यात्रा है जो भौतिक दुनिया में परिणाम लाती है। इच्छा करने से विश्वास करने तक, अनिर्णय से निश्चित उद्देश्य तक, और अस्थायी हार से अटूट दृढ़ता तक का सफर तय करने की चुनौती है। किताब 6 बुनियादी डरों पर काबू पाने की बात भी करती है। गरीबी, आलोचना, बीमारी, प्यार खोने का डर, बुढ़ापा और मौत। और इनमें से गरीबी और आलोचना के डर को सबसे बड़ा दुश्मन बताया गया है। सही कहा।
गरीबी का डर सिर्फ एक मानसिक अवस्था है जो तर्क को पंगु बना देती है, कल्पना को नष्ट कर देती है और आत्मविश्वास को खत्म कर देती है। तो एक अंतिम विचार यहाँ ये उठता है, क्या होगा अगर किसी की सफलता की सबसे बड़ी बाधा बाहरी आर्थिक दुनिया या अवसरों की कमी नहीं, बल्कि उसकी अपनी आंतरिक मानसिक स्थिति है? बहुत अच्छा सवाल है। अगर कोई व्यक्ति गरीबी और आलोचना के डर पर सच में काबू पा ले, तो उसके रोजमर्रा के फैसलों और कार्यों में क्या बदलाव आ सकता है?